हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका 5 पैक 6 में। हम लोग इसमें मोल को आगे बढ़ाते हैं। तो चलो आ जाओ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर इसका पीडीएफ चाहिए या कोई भी नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए तो जुड़ो इस टेलीग्राम चैनल पे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज का 5 पैक। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कंसंट्रेशन टर्म, उसमें हम मोलैरिटी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लॉज की बात करते हैं। तो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? ये हमें याद रखना है, लेवोसियर ने दिया था। ये हमें ध्यान रखना है कि किसने दिया था? लेवोसियर ने दिया था। एक बात तो हमें ये याद रखनी है किसने दिया हुआ था। अच्छा, इसके बाद यहां जाओ। कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जो मास है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास में रिएक्टेंट का मास और रिएक्शन खत्म होने के बाद टोटल मास और रिएक्शन होने के पहले जो टोटल मास है वो हमेशा का हमेशा क्या रहने वाला है? वो हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। तो हमेशा मास क्या रहने वाला है? कंजर्व रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहां पे ये एक रिएक्शन दी हुई है। अब इसमें अगर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखना है तो हम देखें, हमें ये रिएक्शन दी है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये हमारे पास रिएक्शन दी हुई है। अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे वर्क करेगा? तो हमें दिया हुआ है शुरू में 56 ग्राम और 6 ग्राम N2 एंड H2 के। तो हम पहले इससे मोल निकालेंगे। मोल ऑफ N2, मोल अगर लिखे तो मोल आ जाएगा इसका 2, हाइड्रोजन का मोल आ जाएगा 3 और इसका मोल आ जाएगा 0। तो इनिशियली जो रिएक्शन है उसमें 2, 3 और 0 मोल्स में हम रख देंगे। हम सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। और अगर हम शुरू में मास इनिशियल निकाले तो शुरू में कौन कौन है? N2 और H2। दैट विल बी मास ऑफ N2 प्लस मास ऑफ H2 आ जाएगा। मास ऑफ N2 हमें कितना दिया हुआ है? 56 ग्राम, या मोल हमने जिससे निकाला, प्लस मास ऑफ H2 हमें कितना दिया हुआ है? 6 ग्राम। तो टोटल मास कितना आ गया? 62 ग्राम। शुरू में मास 62 ग्राम है। अब रिएक्शन चलाएंगे तो T इक्वल टू T लिखेंगे, 2 माइनस एक्स 3 माइनस 3x हमने सीखा हुआ है, 0 प्लस 2x। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट यहां पे कौन होगा? तो तुम देखोगे ये यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 3 माइनस 3x को हम लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया हमारा? H2। तो इसको 0 करेंगे, यहां से x आ जाएगा 1। x आ जाएगा 1 तो हमारे पास T इक्वल टू इन्फिनिटी में रिएक्शन खत्म होने के बाद ये कितना बचेगा? 1 मोल, ये 0 मोल और ये 2 मोल बनेगा। अब ये फाइनल मास है। तो मास अगर हम फाइनल देखें तो कौन कौन बचा फाइनल रिएक्शन में? मास ऑफ N2 रहेगा, N2 के मोल्स हैं, प्लस H2 खत्म हो गया, NH3 के मोल है, मास ऑफ NH3। अब यहां पे देखो मास ऑफ N2 कितना हो जाएगा? अगर मोल 1 है तो इसका हमें 28 ग्राम आएगा, प्लस मास ऑफ NH3 के 2 मोल्स है तो इसका मोल 2 है तो मास कितना आ जाएगा? 2 इंटू 17, मॉलिक्यूलर मास 17, तो 34 ग्राम आ जाएगा। जब इसको तुम जोड़ोगे 62 ग्राम। तो देखो रिएक्शन के बाद और रिएक्शन के शुरू में कभी भी ऐसे मास कंजर्व करा के हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। चलो, तो लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें हमेशा के लिए याद रखना है कि ये रिएक्शन में कब कब मास कंजर्वेशन लागू नहीं होगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये लॉ पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाएगा, केवल मास कंजर्वेशन। और जिन भी केमिकल रिएक्शंस में इवोल्यूशन ऑफ हीट या लाइट यानी एनर्जी किसी और फॉर्म में वो हो रही है, निकल रही है, वहां ये नहीं लग पाएगा। हाँ, इन दोनों केस में हम बोल सकते हैं यहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एंड एनर्जी वर्क करेगा। इन दोनों में कौन सा कंजर्वेशन वर्क करने वाला है? मास एंड एनर्जी कंजर्वेशन। तो चलो अब हम आते हैं, एक सवाल ये तुम्हारे लिए है, इसको तुम्हें करना है सॉल्व। तो इस असर्शन रीजन को तुम आसानी से कर पाओगे सॉल्व। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड लॉ में, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इसको किसने दिया था? पहला पॉइंट हमें ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, जोसेफ लुइस प्रोस्ट ने इसको 1799 में दिया हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं। इस लॉ में क्या करते हैं? इस लॉ में द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट वेदर इट इज ऑब्टेन्ड बाय मेथड एनी मेथड। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुम्हारे पास वाटर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पानी के तुम समंदर से लाते हो, अगर तुम नाले से लाते हो, अगर तुम कुएं से लाते हो, तो क्या पानी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? नाले से भी जो वाटर मिलेगा वो H2O ही रहेगा, समंदर से भी जो वाटर मिलेगा वो H2O ही रहेगा। यानी किसी भी मेथड से, किसी भी सोर्स से तुम H2O ला रहे हो या अगर किसी भी रिएक्शन से बना रहे हो
तो वाटर हमेशा यही रहेगा, मतलब हाइड्रोजन का रेशियो टू, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो यहां पे एटॉमिसिटी का रेशियो है 2:1 रहेगा, चाहे तुम कैसे भी सोर्स से H2O को बनाओ या लेके आओ, यही बोलता है ये लॉ। अब देखो एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि H2O के अंदर वाटर 2:1 में H और O होता है, चाहे ये वाटर टैप वाटर हो, रिवर वाटर हो या सी वाटर हो या किसी भी केमिकल रिएक्शन से बनाया जाए। तो ये लॉ यही बोलता है। और कभी भी इसके सवालों में क्या करते हैं, देखो ये सवाल दिया हुआ है, इन वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 तो क्या बताओ, क्या मास की अगर बात करें, H2O के अंदर मास की अगर बात करें, मास रेशियो की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, तो इनका जो रेशियो आएगा वो 1:8 आएगा। ये बात बिल्कुल सही दी हुई है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास इन अ केमिकल सब्सटेंस, ये बिल्कुल सही बात है। तो ए असर्शन और रीजन दोनों सही है, चाहे मास का रेशियो, चाहे मोल का रेशियो या एटॉमिसिटी का रेशियो हो, ये फिक्स रहता है। अब कई बार इसमें सवाल दे देगा कि कोई भी अननोन कंपाउंड है A to B और उसमें तुम्हें A और B का रेशियो हमेशा कितना रखना पड़ेगा 2:1 एटॉमिसिटी या मोल का रेशियो, और दूसरे कंपाउंड में भी दे देगा कि बताओ A कितना होगा, तो तुम रेशियो इक्वेट करके सवाल सॉल्व करते हो। तो इसमें कई इस टाइप के सवाल तुम्हें इसमें अटैच्ड मिलेंगे, उनको करना है सॉल्व। चलो आगे देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, इसकी बात अगर हम करें तो यहां पे पहली बात तो ये कि ये किसने दिया, एक महान साइंटिस्ट डेल्टन, इनका तो कई बार हम नाम सुन चुके हैं, इन्होंने दिया था। अच्छा अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो लॉ है वो क्या बोलता है, और इतना बड़ा स्टेटमेंट है, उसकी वजह इसको हम समझते हैं। तो ध्यान से देखो, यहां पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स दिए हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5 दिए हैं। अगर इन सभी में देखें तो N2 है, N2 में सबका मास, N2 का मास यहां पे अगर देखोगे तो 28 ग्राम सभी में है, सभी ऑक्साइड में 28 ग्राम है। N2 का मास अगर हम फिक्स कर दें, यानी 28 ग्राम कर दें, तो देखो पहले वाले में कितना ऑक्सीजन जुड़ा है, एक ऑक्सीजन जुड़ा है जिसका मास 16, दूसरे वाले में 2 ऑक्सीजन जुड़ा है, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4 और पांचवें वाले में 5। तो कुछ इस तरीके से यहां पे इनके मासेस हैं। तो ये मास, तो ये लॉ यही बोलता है कि किसी एक का अगर मास हम फिक्स कर दें तो उससे जो दूसरी स्पीसीज जुड़ती है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मास में जुड़ती है। मतलब अगर N2 एक स्पीसीज का हमने मास फिक्स कर दिया तो नाइट्रोजन से जुड़ने वाले जो ऑक्सीजन है उनका मास या तो ऑक्सीजन एटम 1 जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, यही ये लॉ बोलता है। अब हम देख लेते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन को। देखो, if two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element which combine with a fixed mass of the other element bear a simple ratio to one another। तो यही बात ये यहां पे बोल रहा है कि अगर एक का मास हम फिक्स कर दे, 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं, N2 का मास फिक्स कर दे तो दूसरा एक सिंपल रेशियो में 1 2 3 4 ऐसे होता है। अच्छा, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटोप। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये लॉ कहां पे नहीं लगता, आइसोटोप। क्यों? क्योंकि वहां पे एटॉमिक नंबर सेम होने पर भी मास अलग अलग हो जाते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। अब अगला आता है हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अगला हम लोग देख रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट भी इसको बोलते हैं। इस लॉ में इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ, तो आओ हम इसको सिंपल तरीके से समझते हैं कि आखिर ये लॉ क्या बोलता है, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट इसको हम बोलते हैं तो ये क्या होता है। तो देखो यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ध्यान से देखो, यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहां कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 एटम्स दिए हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर इनमें से एक एटम को मैं फिक्स कर दूं, मान लो थर्ड एलिमेंट हम सी बोलते हैं कि थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन है, कार्बन से हाइड्रोजन बनाता है तो क्या बनाता है CH4, और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन बनाता है H2O। अगर हमें 2 कंपाउंड पता है, एक CH4 बना रहा है, एक H2O बना रहा है, तो बोलेगा कि बताओ कि ये CO2 ही बनाएगा, इसको जस्टिफाई करो। समझो, हाइड्रोजन कार्बन से बना के CH4, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से H2O। तो अब यहां पे देखो हमने क्या किया, हाइड्रोजन के मास को हमें फिक्स करना है। कैसे फिक्स करना है, पहला कंपाउंड बनाया CH4, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है,
कार्बन का 12 ग्राम होगा, हाइड्रोजन 4 है तो 4 ग्राम होगा। H2O, H2O में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 ग्राम, तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम। अब इन दोनों में हमने आगे कार्बन हाइड्रोजन के मास देखे, अब इन दोनों में कॉमन है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के मास को हमें इन दोनों में सेम करना है। इसमें 4 ग्राम है, इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हाइड्रोजन का मास यहां पे भी 4 ग्राम हो गया। अब इस 4 ग्राम हाइड्रोजन से यहां पे 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होता है, यहां 4 ग्राम से 12 ग्राम, यानी अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो तो हम उससे इनका रेशियो निकाल सकते हैं कि 12 रेशियो 32 में, 12 और 32 में कंबाइन होने चाहिए अगर हम फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन ले। तो यहां से जो हमें CO का रेशियो है 3:8 आया। अब देखो क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, अब चेक करते हैं। तो C और O से अगर हम CO2 बनाए तो CO2 में कार्बन का मास 12 रहेगा, O2 में 32 रहेगा, अगर इनका मास निकाले तो ये 3:8 आया। यानी हां, अगर थर्ड एलिमेंट को हम फिक्स कर दे, उससे 2 एलिमेंट कंबाइन हो तो जिस मास रेशियो में कंबाइन होंगे, अगर हम एक का मास फिक्स कर दे तो जिस मास रेशियो में आएगा हमें वही उनके कंबाइन होने का मास रेशियो होगा। यही ये लॉ बताता है। तो बड़े सिंपल तरीके से तुम इसको ध्यान रखोगे ये क्या बता रहा है। एक और एग्जांपल हम इसमें समझने के लिए देखते हैं। अब मान लो हमारे पास 3 एटम है, कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब इन तीनों में से मान लो ऑक्सीजन को, थर्ड एलिमेंट को हमने फिक्स कर दिया। ऑक्सीजन C के साथ CO2 बनाता है, S के साथ SO2 बनाता है, तो अब यहां O2 कॉमन है। अब देखो C एंड O में हमने निकाला वेट रेशियो 12:32, SO2 में वेट रेशियो 32:32। अब 32 यानी ऑक्सीजन को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो 12 और 32 का रेशियो कार्बन सल्फर का आता है, तो ये आना चाहिए 3:8। अच्छा, अगर CH2 बनेगा तो उसका रेशियो क्या आएगा, तो CH2 का रेशियो निकालोगे, C और S अगर रखेंगे तो 3:16 आता है। तो याद रखो ये रेशियो जरूरी नहीं कि एकदम सेम आए, जैसे पिछले वाले में हमने देखा था, उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, यहां 3:8 दोनों का आया था, तो ये रेशियो ऐसे आ सकता है कि 3:8 की जगह 3:16, 3:24 या फिर 6:8, 9:8, यानी इन मल्टीप्लाई में आ सकता है। तो यहां पे देखो ये 3:8 का ये 3:16 आ गया, यानी इंटीग्रल तरीके से ये जुड़ेगा। अगर एक कॉमन है तो दूसरा मल्टीप्लाई होल नंबर में रहेगा। तो यही ये लॉ हमको बताता है। अब हम अगले लॉ में आते हैं, दैट इज गै-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई रिएक्शन है ना, इसमें अगर रिएक्शन दी है और हमें यहां पे एक बात समझना है कि अगर कभी भी हम जैसे मोल से किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करते हैं तो मोल गैस के लिए PV इक्वल टू होता है nRT। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो यहां पे वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल है, यानी सीधी सी बात है मोल की जगह तुम वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो एक सवाल दिया हुआ है कि 40 ml ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट विथ क्लोरीन। हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से, तो रिएक्शन लिख दोगे। देन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। अच्छा, तो बनेगा कहां, 2HCl बनेगा। कुछ ये रिएक्शन हमें दी हुई है। अब हमें यहां पे मोल प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो जहां हम मोल लिखते थे वहां T इक्वल टू 0 पे हम वॉल्यूम लिखेंगे। तो देखो हाइड्रोजन का वॉल्यूम हमें लिखना है 40 ml है, T इक्वल टू 0 पे, एंड हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट विथ क्लोरीन, फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ क्लोरीन एंड वॉल्यूम ऑफ द प्रोड्यूस्ड HCl। अब इसका हमें क्या दिया हुआ है, 40 ml ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट विथ क्लोरीन। अब ये कंप्लीटली रिएक्ट होता है, यानी ये कितने मोल में ये हमको नहीं दिया हुआ है, तो ये पर बोल रहा है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, पूरा रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। क्लोरीन एंड वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड ऑफ HCl, तो पूछा गया है कि कितना इसका वॉल्यूम ले ताकि ये इससे कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए और फिर HCl कितना बने। तो हम जैसे मोल रिलेशन में हमें पता होता है कि अगर एक का मोल दिया है तो बाकियों में हम मोल रिलेशन लगा के निकाल सकते हैं। तो देखो अगर ये रिएक्शन पहले बैलेंस्ड है, क्या ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, तो हम आगे H2 एंड Cl2 में मोल रिलेशन लगा दें तो हमें Cl2 का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल ऑफ Cl2। स्टोइकोमेट्री, Cl2 की 1 है, H2 की 1 है, तो दोनों सेम हो गई। अब H2 का वॉल्यूम हम 40 रखेंगे, 40 इज इक्वल टू मोल ऑफ Cl2, और यही हमारे पास वॉल्यूम ऑफ Cl2 यहां हो जाएगा, यानी Cl2
कंप्लीट रिएक्ट कराना है तो कितना लेना पड़ेगा 40। अच्छा, अगर HCl निकालना है तो H2 एंड HCl में मोल रिलेशन लगा दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू मोल ऑफ H2। H2 का स्टोइकियोमेट्री है 1 और HCl का स्टोइकियोमेट्री है 2। तो अब यहां से HCl का वॉल्यूम कितना रख देंगे, 40 इज इक्वल टू मोल ऑफ H2 इंटू 2। तो यहां से मोल ऑफ H2 कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 20 ml। तो यहां पे देखो सॉरी, हमें यहां पे मोल ऑफ HCl निकालना था, तो अगर हमें मोल ऑफ HCl निकालना है तो हमने यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इसको हम तुरंत करेक्ट कर देते हैं। यहां पे हमने दूसरे की जगह दूसरे का वैल्यू रख दिया है ना। देखो यहां पे हम क्या करेंगे, HCl का हमें निकालना था और मैंने HCl की जगह H2 का वैल्यू रख दिया था। तो यहां पे क्या करोगे तुम, देखो ध्यान से, यहां पे रख दोगे मोल ऑफ H2, कितना मोल ऑफ H2 की जगह वॉल्यूम ऑफ H2 40। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ HCl मोल हो तो चाहे वॉल्यूम यहां सेम आ जाएगा 80 ml। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ Cl2 तो 40 और वॉल्यूम ऑफ HCl 80 होगा, यानी कि हमारे पास वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस्ड HCl, तो पहले क्लोरीन का तो कितना होगा 40, तो ए वाला ऑप्शन हमें मिल जाएगा। तो कभी भी ये सिंपल मतलब ये है, ये सिंपल मतलब है कि अगर हमें वॉल्यूम का रेशियो लिखना है मोल की जगह तो हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में करते हैं। ये जो अगला लॉ होता है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, ये क्या होता है, देखो ये क्या बोल रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी बात है, ये भी वही बोलता है जैसे हम बोलते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, मैंने अभी तुम्हें बताया था। अगर प्रेशर कांस्टेंट है आर और टी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल। तो अगर मान लो 3 गैसेस दी हैं, उनका वॉल्यूम क्या हो गया, सेम दिया हुआ है और सबके लिए प्रेशर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी सेम है सबका, यानी सेम यानी कांस्टेंट है। उस सिचुएशन में जो वॉल्यूम में हम गैसेस को ले रहे हैं वही उनके मोल का भी रेशियो होगा, यानी मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल ऑफ SO3 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 होगा। और वॉल्यूम ऑफ O2 वॉल्यूम ऑफ CO3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2, यानी सीधी सी बात है मोल और वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा अगर ये कंडीशन लागू हुई तो। एक सिंपल सा सवाल करते हैं। अच्छा, एक सिंपल, ये STP NTP कंडीशन है, ये हमको ध्यान रखना। एक सिंपल सा सवाल ये देखते हैं। अब देखो यहां पे अगर मान लो CO2 O2 और SO3 गैस है, अगर इनके वॉल्यूम हमें सेम दिए हैं, वॉल्यूम सेम दिए हैं तो इनके मोल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो हमें इनके एटम्स का रेशियो पूछा है, हमें क्या बोला है, एटम्स का रेशियो, और ये चीज दी कि टेम्परेचर प्रेशर सेम। तो हम समझ जाएंगे कि यहां पे हमें एक लॉ लगाना है, क्या लॉ लगाना है, जिसमें मोल्स भी सेम आ जाएंगे। अब अगर इनके मोल सेम हुए तो मोल्स के बाद हमें अगर क्या निकालना है, मोल्स का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो अगर सेम है तो मोल का भी रेशियो सेम, यानी 1:1:1 आ जाएगा। मॉलिक्यूल का रेशियो तो मोल इंटू Na करेंगे तो वो भी 1:1:1 रेशियो आएगा। लेकिन जब हम एटम्स की बात करेंगे तो इंटू एटॉमिसिटी करेंगे, तो इसमें एटॉमिसिटी 2 और 1 3 है, इसमें 2 है और इसमें 4 है, तो इनकी एटॉमिसिटी 3:2:4। ये तुम्हें एटॉमिसिटी का रेशियो यहां पे आएगा। अच्छा, लेकिन यहां पे ये रेशियो 3:4 कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो इसको इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस रेशियो को, ताकि हमें दिखे नहीं, इस वजह से डी ऑप्शन है। तो ध्यान से देखो इस सवाल को, जल्दी से देखो। तो आओ देखते हैं। अब हम इसके बाद हमने सारे लॉज एक साथ पढ़ लिए हैं और शॉर्ट में हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कंसेप्ट्स को। आओ तो अब हम चलते हैं मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जैसे हम लोग लेंथ का मेजर करते हैं या किसी चीज को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेंथ मेजर करने के लिए स्केल लेता है मीटर सेंटीमीटर, वैसे ही सॉल्यूशन को मेजर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन और इनमें अगर मान लो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, बहुत दवाई घोल के सॉल्यूशन खिला दिया तो आदमी मर जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड डेवलप किया जाता है जिसको हम यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूशन में। तो अब देखो हम यहाँ पे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml, परसेंटेज, ppm, ppb, ये पढ़ते हैं यहाँ पे किस पे, कंसंट्रेशन टर्म्स में, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी की अगर बात करें तो इसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है और उसमें हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं, और इस तरीके से अगर वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। अब मोलैरिटी का हमें फॉर्मूला याद रखना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा किस में लेंगे, लीटर लेंगे। अगर मोलैरिटी में कुछ नहीं दिया है तो वॉल्यूम हम
1 लीटर ले लेते हैं, इसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं। चलो अब यहां पे एक सवाल देखो, इस सवाल को हम जल्दी से करते हैं। क्या दिया हुआ है यहां पे देखो, अच्छा सवाल दिया हुआ है। क्या है? 11.2 लीटर SO2 इज डिसॉल्व्ड इन 4000 ml एक्वस सॉल्यूशन। अब तुम्हारे पास यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे जल्दी से देखो, यहां पे अगर मान लो यहां पे दिया हुआ है 4000 ml किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें 4000 ml दिया है, और यहां पे तुमने SO2 गैस दिया है, इसका वॉल्यूम एट STP कितना दिया हुआ है ना? अच्छा, ये वॉल्यूम STP पे दिया हुआ है कितना है? 11.2 लीटर। तो अब मैं अगर बोलूं कि सॉल्यूट कौन होगा? सॉल्वेंट। तो तुम कहोगे कि यहां पे एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि यहां पे वाटर है, यहां पे सॉल्वेंट, यहां पे एक चीज और कौन है? वाटर, लिक्विड है। अब याद रखो, तुम कहोगे भाई इसका वॉल्यूम तो ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, तो क्वांटिटी से यहां अगर हम बात करें तो ये गैस है, गैस का अगर बहुत सारा भी वॉल्यूम हो उसे कंसाइज कर दो, बहुत कम वॉल्यूम बनेगा लिक्विड में, और फाइनल सॉल्यूशन जो स्टेट है सॉल्यूशन की वो लिक्विड है, तो लिक्विड के हिसाब से ये गैस का जो वॉल्यूम है ये हमेशा कम होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम जो बनेगा वो वेरी लेस होगा, वेरी क्या होगा? लेस। और इसलिए यहां पे ये इसका वॉल्यूम कम कंसीडर करके हम इसे सॉल्यूट लेंगे, और इसे हम क्या लेंगे? सॉल्वेंट। वैसे भी फाइनल सॉल्यूशन जो है वो अगर लिक्विड में जा रहा है तो जो फेज फाइनल सॉल्यूशन की हो वही सॉल्वेंट की फेज होगी, तो सॉल्वेंट यहां H2 होगा क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड में है। अब यहां पे देखो, अगर हम बात करें कि सॉल्यूट सॉल्वेंट हमने बता दिया, दूसरा मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें वॉल्यूम एट STP दिया है, तो कितना दिया हुआ है वॉल्यूम एट STP? 11, तो इससे हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा? 11.2.22.4 दैट इज 1/2। तो ये 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 4000 ml है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 4 लीटर। कितना आ जाएगा? 4 लीटर डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा? 1/8। तो यहां पे मोलैरिटी हमें कितनी मिलने वाली है? 1/8 मोलर। चलो अच्छा सवाल था। अब देखो, एक तो मोलैरिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम सिंपल पे आती है, यहां पे आएगी मोलैरिटी ऑफ आयंस की हम बात करेंगे। तो अगर हम मोलैरिटी ऑफ आयंस की बात करें, कोई भी सब्सटेंस हम जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो दो टाइप से बिहेव करता है, या तो इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है कि अगर कोई सब्सटेंस लाइक NaCl को हमने डिसॉल्व किया तो एक पार्टिकल डिसॉल्व किया तो पानी के अंदर जाके आयंस में टूट जाता है और कई पार्टिकल बनाता है। वहीं पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट को अगर पानी में डालोगे तो 10 पार्टिकल डाला तो 10 का 10 ही रहेगा, वो आयंस में टूटेगा नहीं, जैसे यूरिया, ग्लूकोज। अच्छा, अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो अगर कभी भी हमें आयंस की मोलैरिटी, यानी अगर इलेक्ट्रोलाइट पानी में डालेंगे तो वहां आयंस की मोलैरिटी की बात करेगा। अब आयंस की मोलैरिटी कभी भी कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल देखो, ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को पहले आयंस में तोड़ेंगे, जैसे Al2O3। अब ये कैसे आयन में तोड़ते हैं? इन जनरल इस तरीके से तोड़ते हैं। अगर हमें देखें Al2O3 को आयन में तोड़ेंगे तो 2Al+3 मिल जाएगा, 3O-2 मिल जाएगा। अगर ये आयंस मिले तो सॉल्यूशन के अंदर हमें 3 टाइप के सवाल पूछ सकता है। Al2O3 की मोलैरिटी, Al+3 का आयंस की मोलैरिटी, O-2 की मोलैरिटी। तो आओ इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये बात देखेंगे। हाँ, इसमें बहुत सारे आयंस दिए हैं, देखना है इसमें कैसे ये आयंस टूटते हैं और कैसे इनमें चार्ज आना है, तो इसकी प्रैक्टिस तुम्हें होनी चाहिए। ये कुछ खास आयंस हैं जिनको हमें ध्यान भी रखना है इनके नाम के साथ। चलो, इनको हम पॉलीएटॉमिक आयंस भी बोलते हैं। अब आ जाओ यहां पे देखो, ये एक सवाल है जिसमें हम मोलैरिटी ऑफ आयंस यहां पे समझने वाले हैं। क्या दिया हुआ है कि 0.05 मोलर एंड 500 ml, यानी हमें दिया है मोलैरिटी दिया हुआ है। अच्छा, ये एक कंसेप्ट है। एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है कि अगर कभी भी मोल निकालना है, हमें मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया है, तो एक फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है, मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। कभी भी अगर हमें मोल निकालना है तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से हम निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे इस सवाल में हमें मोलैरिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज प्रेजेंट, फाइंड इट्स मास। अब NaCl का हमें मास बताना है, तो हम सिंपल समझ जाएंगे कि मास यानी मोल में तुरंत याद करेंगे, मोल जाना पड़ेगा, तो आगे हम मोल ऑफ NaCl निकालेंगे, दैट विल बी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी कितनी रखेंगे हम? 0.5, और वॉल्यूम लीटर में रखेंगे। हमेशा जब भी मोलैरिटी लेंगे तो वॉल्यूम लीटर में लेंगे, तो ये 500 ml अपॉन 1000, तो ये लीटर में आ जाएगा।
तो यहां से देखोगे 0.5 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 0.22 जा 4, 0.25, तो यहां मोल्स आ जाएंगे 0.25। तो यहां से मास क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू 0.25 इंटू 58, यहां पे जो मास होता है 58.5 होता है NaCl का मॉलिक्यूलर वेट, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 58.5। तो दिस विल गिव 4 1 जा 4, 4 4 जा 16.625, लगभग इतने ग्राम हमारे पास मास आ जाएगा। तो कई बार इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल इनटू वॉल्यूम। चलो, तो इस तरीके से कभी भी इस फॉर्मूले का हमें ध्यान रखना है। अब यहां पे एक सवाल दिया हुआ है बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पे मोल्स निकालने का, जैसे ये मास दिया है और मोल निकालना है, यहां मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया उससे मोल निकालना है। यहां पे देखो, यहां Ca3PO4 का होल ट्वाइस है, इस पूरे की मोलैरिटी दी है, तो ये पूरे कंपाउंड की मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया है। अगर ये दिया तो आओ थर्ड वाले को मैं तुम्हें सॉल्व करके बताता हूं कि अगर Ca3PO4 का होल ट्वाइस तुम डिसॉल्व करोगे तो ये पहली बात तो तोड़ोगे, आयन में 3Ca+2 में टूटेगा, प्लस 2PO4 -3 में टूटेगा। अगर तुम्हें कभी भी एक की मोलैरिटी दी है, इस पूरे की मोलैरिटी है 0.01 मोलर, तो ये पूरा Ca3PO4 होल ट्वाइस की मोलैरिटी है। अगर Ca+2 की मोलैरिटी निकालना है तो 3 इंटू 0.01 मोलर कर सकते हो तुम डायरेक्ट। अगर PO4 -3 की मोलैरिटी निकालना है तो 2 इंटू 0.01 मोलर कर सकते हो। तो इस टाइप से तुम किसी भी आयन की मोलैरिटी निकाल सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, अगर तुम्हें मोल निकालना है तो फिर तुम यहां पे, अगर तुम्हें मोल सबके निकालने हैं तो मोल इसका क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। 100 ml का मतलब 100/1000 कर दोगे, तो यहां से जो ये मोल आया है, अगर ये मोल हम ले लें n, तो यहां पे ये 3n मोल हो जाएगा और ये 2n मोल जाएगा। n की वैल्यू तुम यहां से निकाल सकते हो। तो कभी भी कोई आयन की अगर मोलैरिटी निकालनी है और कम एलिमेंट की दी है तो तुम इस तरीके से मोल या मोलैरिटी निकाल सकते हो सॉल्यूशन के अंदर। अच्छा, अगली बात, अगला कंसेप्ट आता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, अगर सॉल्यूशन भरा और उसमें सॉल्वेंट डालते जाओ, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी चाय बन गई बहुत ज्यादा मीठी, तो उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो मिल्क होता है, उसमें मिल्क और डालते जाओगे तो चाय क्या होती जाएगी, मिल्क या वाटर, सॉरी, अगर हमारे पास चाय है तो उसमें वाटर सॉल्वेंट होता है, तो अगर उसमें और ज्यादा हम पानी मिला देंगे तो चाय जो ज्यादा मीठी थी वो कम मीठी होती जाएगी, मतलब वो डाइल्यूट होता जाएगा। तो डाइल्यूशन में क्या होता है, हमेशा एक चीज फिक्स होती है, मोल्स चेंज नहीं होते, नमक कम नहीं, सॉरी शक्कर कम नहीं होगी, चाय मीठी है तो शक्कर उतनी ही रहेगी, सॉल्वेंट बढ़ाते जाते हैं, तो ऑलवेज कांस्टेंट ड्यूरिंग डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन में हमेशा हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। चूंकि मोल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो होंगे वही डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में, तो हम ऐसे बोलते हैं शुरू में मोल्स M1V1 है तो बाद में मोल्स M2V2। तो कभी भी डाइल्यूशन के लिए हम लोग फॉर्मूला M1V1 इक्वल टू M2V2 लगाते हैं। तो चलो एक सवाल प्यार से हम करते हैं इसमें सॉल्व। देखो 0.1 मोलर H3PO4, 0.1 मोलर हमें दिया हुआ है H3PO4। अब इसको डाइल्यूट कर दिया सो दैट इट्स मोलैरिटी बिकम, इसकी मोलैरिटी 0.01 मोलर हो गया ये, ठीक है ना। तो कितना वाटर मिक्स किया, अब देखो शुरू में ये कंसंट्रेटेड है, इसकी मोलैरिटी ज्यादा है तो हम लगाएंगे M1V1 और बाद के लिए हम लगा देंगे बाद में मोलैरिटी M2V2। अब शुरू का वॉल्यूम तो हमें कुछ दिया ही नहीं है, तो अगर कुछ वॉल्यूम नहीं दिया हो तो मोलैरिटी के लिए V1 वॉल्यूम को हम ले लेंगे 1 लीटर, 1 लीटर ले लेंगे। तो मान लो शुरू में मोलैरिटी हमारे पास 0.1 है, इंटू वॉल्यूम 1 लीटर ले लिया, इज इक्वल टू बाद में मोलैरिटी हमें 0.01 दी हुई है, इंटू वॉल्यूम हमें कितना है ये निकालना है, ये आ गया। यहां से देखोगे V2 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 0.01, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर तुम नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये 10 लीटर आ जाएगा। अब ये V2 वॉल्यूम 10 लीटर आया, नहीं शुरू में अगर वॉल्यूम यहां पे V1 इक्वल टू 1 लीटर था तो बाद में सॉल्यूशन का वॉल्यूम V2 यानी कि 10 लीटर हो गया। तो कितना वॉल्यूम ऐड किया है, तो ऐड कितना किया है, दैट इज 10-1 यानी 9 लीटर ऐड किया है, तो 9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम डाइल्यूशन को अचीव करते हैं। इस तरीके से हमारे 5 पैक का ये कंसेप्ट हुए क्लियर। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल जो क्लास नोट्स के हैं उसमें अटैच्ड हैं, तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व
और अगला जो 5 पैक आएगा उसमें हमें मिलने वाला है लास्ट 5 पैक मोल का। उसके बाद हमारा मोल कंप्लीट हो जाएगा और फिर शुरू होगा रिडॉक्स। तो मिलते हैं अगले 5 पैक में।